तो आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे नाम से थोड़ा अंदाजा हो ही रहा है हमें। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब रेस्ट पोजीशन में, ठीक है ना। तो एक्चुअली इस चैप्टर में क्या होता है कि चार्जेस का स्टडी हम रेस्ट पोजीशन में करते हैं, ठीक है ना। जब रेस्ट में होंगे तब क्या क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आ जाते हैं पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। तो चार्ज जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी है। जैसे कि जितनी बॉडीज है सब में कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ स्पेस कवर करते हैं वो लोग, साइज होता है, ये बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। ट्यूबलाइट ग्लो होता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गया। इसी टाइप से जो पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन वगैरह, ठीक है। तो इनमें मास भी होता है इनका, और साथ में एक एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ठीक है। अब क्या है, ईच प्रॉपर्टी का अपना अपना एक यूज होता है। जैसे चार्ज का यूज क्या है कि चार्ज के थ्रू जो पार्टिकल्स हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम चार्जेस के लिए अगर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो सपोज हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी में एटम्स है और एक ही सेकंड बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और यहां पर ये अंदर प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना। दो बॉडी है ए एंड बी, ठीक है। अगर इन दो बॉडीज को रब करेंगे, मैंने एटम बना दिया, सपोज ये बॉडी के अंदर एटम है ना, ये दो बॉडी है, ए बॉडी एंड बी बॉडी है ना, इनके अंदर ये एटम्स है। तो हम क्या करते हैं, अगर रब करते हैं, दोनों को रब करते हैं या इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होते हैं, तो ये इजीली फ्री नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो मोशन जो है वो प्रोटॉन्स का ना होकर इलेक्ट्रॉन्स का ही शिफ्टिंग इधर उधर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए मेनली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ही प्रायोरिटी देते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि हम जैसे इसको रब करेंगे तो रब करने पे क्या होगा, यहाँ पर जो भी ये जो बॉडीज है इनमें एक ऐसा बॉडी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे, है ना, जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को गिव अप करने का एबिलिटी ज्यादा होगा, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। तो होगा क्या कि जैसे इसको रब करेंगे तो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 1e, और वो भी कैसा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ई। क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको हम क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिनिमम चार्ज है ना। एक इलेक्ट्रॉन से कम ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो एक ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से ये चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम में बहुत पहले इनको अलग से नाम देते थे। पॉजिटिव चार्ज बॉडी को विट्रस चार्ज बोलते थे और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर बोलते थे रेजिनस चार्ज। विट्रस चार्ज, रेजिनस चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मीन्स क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा मान लो कि सपोज हमने ऐसे बॉडी को चार्ज किया, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, अगर इनिशियल में मास सेम था तो अब किस बॉडी का मास ज्यादा होगा, ए बॉडी का ज्यादा होगा या बी बॉडी का ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नेगेटिव चार्ज जो बॉडी है उसका मास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा स्लाइटली ज्यादा। तो हम कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है उसका मास पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कंपेयर में ज्यादा होता है, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg, तो उतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत स्लाइटली। सपोज हमने इसको और हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, है ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गए। अगर दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे देन द चार्ज विल बी -2e एंड +2e, चार्ज हो जाएगा -2e + 2e। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो -3 + 3, क्लियर है इतना। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इस कंडीशन में कभी भी ऐसा होगा कि यहाँ पर चार्ज आ जाए 1.5e, 1.73e, माइनस में या प्लस में, कभी भी ऐसा हो सकता है किसी बॉडी पे ऐसा कोई चार्ज हो, नहीं हो सकता, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडीज पे जो चार्ज होते हैं वो चार्ज क्या होते हैं, इंटीजर मल्टीपल में होते हैं। किसके इंटीजर मल्टीपल में, ई, ये जो स्मॉल अमाउंट है ई, इसके इंटीजर मल्टीपल में 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, है ना। तो यहीं से हम क्या करते हैं, एक लॉ देते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस क्या है, यह है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे जो होगा वो होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ द स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज मतलब क्वांटम, ठीक है, ई के मल्टीपल में होता है। और ई का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और कूलाम में चार्ज को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ई से छोटे चार्ज नहीं होते, जैसे क्वार्क एक पार्टिकल है, क्वार्क, ठीक है ना, तो उसमें E/3, -E/3, 2E/3 कई
वैल्यू पॉसिबल है, बट दैट इज अनस्टेबल पार्टिकल, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसका स्टडी ज्यादा नहीं करते, है ना। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सब स्टेबल पार्टिकल है, इन्हीं का हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। डिस्कवर हो चुका है क्वार्क, लेकिन उसको स्टेबल नहीं है वो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में n जो है वो है नंबर, और नंबर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया कभी कि बताओ क्या किसी बॉडी पे 3 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू ये हो गया, टोटल चार्ज इतना, इसको पुट कर देंगे इक्वल टू n, वो हमें निकालना है, E 1.6 × 10⁻⁻19। यहां से सॉल्व करके हम देखेंगे कि अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहां से देखें तो 3/1.6 इंटीजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज बॉडी पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्लियर हो गया था, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, तो बॉडी पर हम चार्ज को भी बता सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर वाटर है हमारे पास 180 ग्राम, 180 ग्राम में बताओ कितना चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास 180 ग्राम सपोज वाटर रखा हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और फिर चार्ज कितना होगा टोटल, है ना। तो टोटल चार्ज तो हमेशा जीरो ही होता है, न्यूट्रल होता है, आइसोलेट कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल होता है ना। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि यहाँ पर नंबर कितना है, नंबर n निकालना होगा, है ना। तो नंबर ऑफ H2O में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, वो निकाल लेंगे। पहले नंबर ऑफ H2O निकालो, तो 180 ग्राम यहाँ पर मास है, उसमें नंबर ऑफ मोल कितना होंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल, जो भी मास है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। कितना मॉलिक्यूलर वेट, H2O ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का सबको मिला के 16 + 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 मोल आ गया हमारे पास, है ना, 10 मोल H2O प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो 10 मोल H2O में कितने नंबर ऑफ H2O है टोटल, तो टोटल H2O हो गया हमारे पास 10 × एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, 6.023 × 10⁻23 इतना H2O मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है ना। अब एक H2O में कितने प्रोटॉन्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो H2O ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इधर होगा और 8 यहाँ पर होंगे, सेम प्रोटॉन भी ऐसे ही होगा, है ना। तो टोटल यहाँ पर अगर देखें हम H2O में तो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन में हमें निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, इतना H2O है, एक H2O में होते हैं हमारे पास 10 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितना हुए 10 × टोटल नंबर ऑफ H2O, ठीक है। अब चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो इस मेथड से अपन चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, 100 × एवोगैड्रो नंबर × E, यहां से सोल्व कर लेंगे, वो चार्ज का अमाउंट कंप्लीट आता है, ठीक है ना। तो एक बार ये मेथड देख लो, इसमें अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्जेस, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल वर्ड याद रखना। चलो अब इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो चार्ज के देखो और अदर जो प्रॉपर्टी वो है कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव जो चार्जेस है उनमें रिपल्सन फोर्स होता है, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। बट रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन के लिए हम श्योर होते हैं, अट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं होते वो थोड़े अभी बताऊंगा मैं इंडक्शन फिनोमेना के बेसिस पे। अभी याद रखना रिपल्सन जो है वो है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट फिर पॉइंट हो गया यहाँ पर कि क्या ये वेरी सिस्टम पर डिपेंड करेगा या रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो वो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मास और चार्ज में। मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। हाई स्पीड पर अगर हम देखें v स्पीड से अगर एक मास मूव कर रहा है, अगर रेस्ट में इसका मास था m0 और अगर v स्पीड से मूव कर रहा है c स्पीड ऑफ लाइट है, तो कंपेयर करके हम देखेंगे कि मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मास यहाँ पर क्या है, इनवेरिएबल, मतलब वेरिएबल है मास, ठीक है, रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन चार्ज जो होता है, चार्ज का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हम उसको स्टैटिक प्लेटफॉर्म से देखें, मूवेबल प्लेटफॉर्म से देखें, एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म से देखें, चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो चार्ज क्या है, इनवेरिएबल है, ठीक है, और मास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। रेफरेंस पे डिपेंड मास करता है। क्लियर है इतना दोनों में डिफरेंस, ठीक है। दूसरा फिर एक डिफरेंस हो जाता है कि चार्जेस में जो है वो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों पॉसिबल है, मासेस में ओनली अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल होता है ग्रेविटेशन का, ठीक है ना। चलो अब इसमें चार्ज में नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखेंगे वो है हमारा कंडक्शन फिनोमेना।
कंडक्शन का मतलब होता है चार्ज का ट्रांसफर होना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिस पर चार्ज है टोटल सपोज Q1, एक दूसरा बॉडी है यहाँ पर चार्ज है सपोज Q2। तो अगर दोनों पर सेम हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल होता है, जरूरी नहीं हो, अगर हुआ तो चार्ज का ट्रांसफर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो कितना होगा वो देख लेते हैं। सपोज इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, तो कनेक्ट करने के बाद में फाइनल जो चार्ज आएगा 1 पर Q1 पर फाइनल चार्ज वो होगा A/A प्लस B, मतलब इनका रेडियस से निकालेंगे, रेडियस के हेल्प से, इनटू टोटल इनिशियल चार्ज। ये जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका डेरिवेशन एक्चुअली आता है कैपेसिटेंस चैप्टर में, कॉमन पोटेंशियल के थ्रू हम डेराइव करते हैं इसको, ठीक है ना। अभी फिलहाल बस यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आता है तो इसलिए ये लिख लो फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 हो गया इनिशियल चार्ज, इनका रेडियस से रेशियो के अकॉर्डिंग हम चार्ज बता सकते हैं कनेक्ट करने के बाद में कितना होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर रेडियस सेम होते हुए A और B अगर सेम होते हैं, दोनों सेम कर दो A और B, तो इफ A इक्वल टू B, तो दोनों बॉडीज पे दोनों स्फीयर पे क्या क्या चार्ज होगा, बोथ स्फीयर्स पे दोनों का रेडियस अगर सेम हो, मैं बोल देता हूँ R, A और B दोनों का रेडियस है R, तो इस कंडीशन में चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 एंड सेम हियर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, तो दोनों पे ये चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमें थोड़ा याद करके चलना है ना। कई बार क्वेश्चन आता है पिच बॉल्स वगैरह का कि दो बॉल है पे चार्ज दिया है, टच करने के बाद क्या चार्ज हो जाएगा। टच करना मतलब दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाना, हम मेटल वायर के थ्रू भी ला सकते हैं या डायरेक्ट इनको टच करके भी हम कांटेक्ट में ला सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से हम कंडक्शन कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे सपोज यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, 3 बॉल ले लेता हूं मैं ABC, ठीक है। ए पर चार्ज है सपोज 2Q, यहाँ पर है -Q और इधर है सपोज चार्ज 4Q, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, A और C को कनेक्ट किया, है ना। A और C को हमने कनेक्ट किया, A और C को कनेक्ट करेंगे तो A और C पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3Q आ जाएगा, ठीक है। तो A पर 3Q हो गया, B को हमने कनेक्ट किया ही नहीं तो B पर सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और C पर हो जाएगा 3Q, दोनों पर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, क्लियर है इतना। इसके बाद फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट अब हमने कनेक्ट कर दिया A और C को, A और B को कनेक्ट कर दिया, है ना। A और B को हमने टच करके रिमूव किया, टच करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पर भी चार्ज का ट्रांसफर होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो Q आ जाएगा, Q, ये भी Q, दोनों को टच किया था, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम है C, 3Q, है ना। तो अगर हम फाइनली देखें तो इन पर चार्जेस ये सब अपीयर हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखो, टोटल इनिशियल यहाँ पर जो भी चार्ज था, है ना, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इसने टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, देखो 4 5, ये हो गया 6 माइनस 5 हो गया, अभी भी कितना है टोटल 5, टोटल चार्ज वही रहेगा, सिस्टम इधर उधर बस ट्रांसफर होगा, ठीक है। मास के बारे में अगर देखें तो क्या हुआ, इसने क्या किया, ए बॉडी ने Q चार्ज को लूज किया है, लूज करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लूज हुआ है या गेन हुआ है, तो यहां से Q चार्ज लूज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एंटर हुआ है, क्योंकि मेनली ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, पता ही हमें ये चीज, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है यहाँ पर या सब्ट्रैक्ट हुआ वो देखना है हमें। तो पॉजिटिव चार्ज में देखेंगे इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर मास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन के मास, नेगेटिव मास क्या हुआ, ऐड हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पर ऐड हुए, है ना। कितने चार्ज के अकॉर्डिंग, Q चार्ज के अकॉर्डिंग, डिफरेंस कितना है Q, तो Q चार्ज के अकॉर्डिंग जितना भी इलेक्ट्रॉन थे उतना मास ऐड हो गया इसमें, है ना। इसका अगर देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, ट्वाइस Q का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ट्वाइस Q के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन थे वो मास यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, हट गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो पहले 4Q था, 3Q हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ, लॉस हुआ। पॉजिटिव चार्ज का लॉस कब होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है ना। तो अगर फाइनली हम देखें तो इसमें और इसमें मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है पहले के कंपेयर में, और यहाँ पर मास डिक्रीज हुआ है। अगर क्वेश्चन बोले कि आफ्टर द चार्जिंग विच वन हैज मिनिमम मास, तो क्या आएगा आंसर, डी बॉडी, डी बॉडी से लूज हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर मास सबसे कम होगा, ठीक है। और A और C पर सेम हो जाएंगे मास, है ना। अगर इनिशियल मास सेम था देन फाइनल मास क्या होगा, B पर सबसे मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है इसी डिफरेंस, है ना। अब इसमें कोई वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि Q का मतलब क्या है, बहुत सारे चार्जेस के इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ मतलब यहाँ फिक्स कर देते कि ये होता E, ये होता 2E और ये 4E, तब हम कैलकुलेट करके सोच सकते थे वो चीज, ठीक है ना। Q का मतलब क्या है, NE, बहुत सारे अमाउंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल मेथड है।
क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये कंडक्शन फिनोमेना में इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंडक्शन में एक चीज आता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का देखो मीनिंग क्या होता है, अर्थ से कनेक्ट करना है। जैसे एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दूसरा बॉडी है नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसको भी हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ से कनेक्ट करने पे होता क्या है कि अर्थ का एक्चुअली क्या है कि हम बाद में पढ़ेंगे टर्म पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था लिक्विड प्रेशर के कारण लिक्विड का फ्लो होता है हायर टू लोअर प्रेशर, उसी टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर में लगाते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो होता है वो अर्थ का होता है 0, और मेटल को जिन दो पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए याद कर लो कि जब अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल 0 हो जाता है ना। बाद में हम पढ़ेंगे इस चीज को कि क्या होता है पोटेंशियल, कैसे 0 हो जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया 0। अब कैसे 0 होता है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे अर्थ में, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन हो गया। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे, हो नहीं सकते बिकॉज प्रोटॉन तो फिक्स होता है एटॉम में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अर्थ से बॉडी में, बॉडी टू अर्थ, नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी टू अर्थ, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो अर्थ से टुवर्ड्स द बॉडी। बस ये थोड़ा फ्लो का डायरेक्शन हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि किस टाइप से फ्लो होगा। चलो क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। अर्थिंग प्रोसेस या ग्राउंडिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, ये भी कंडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहां पर आ जाए फिनोमेना इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब किसी बॉडी में टेम्परेरी हम चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो इसको इंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक ये बॉडी लिया हमने न्यूट्रल बॉडी, इस पर चार्ज 0 है, मेटल लेता हूं मैं, मेटल बॉडी है ना। यहाँ पर मैं रॉड है पॉजिटिव चार्ज रॉड, इसको मैं पास में लेके आया, ठीक है। तो जब पास में लेके आऊंगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो इधर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन का शिफ्ट होना नहीं है। प्रोटॉन तो शिफ्ट हो नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस एटॉम के अंदर होता है। प्रोटॉन शिफ्टिंग का मतलब तो हो गया पूरा एटॉम का इधर उधर शिफ्ट होना, जो कि सॉलिड में प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना। गैसेस और लिक्विड में तो एटॉम का मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन यहाँ पर मोशन नहीं होता, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अट्रैक्ट होते है ना, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। अब प्लस माइनस में कैसा फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्शन, और प्लस प्लस में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। ये दूर है तो इसका इफेक्ट कम होगा, ये पास है इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा जनरेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। इसका मतलब, और देखो टोटल चार्ज कितना है अभी भी, +/- 0 है ना, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन फिनोमेना। इसमें क्या होता है, चार्ज टेम्परेरी शिफ्ट हो जाता है, टोटल चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। पहले 0 था तो अभी भी 0 रहेगा, ठीक है, याद समझ में। और इंडक्शन होने से कैसा फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, क्लियर है इतना। तो इसीलिए देखो, अगर हम दो बॉडी लें, एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, बताओ बी पे क्या चार्ज होगा। तो यहाँ दो आंसर आएंगे, कोई बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज होगा और कोई बोलेगा कि 0 भी तो हो सकता है, इधर माइनस आया इधर प्लस आया, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है ना। तो फिक्स नहीं बता सकते ना, इसलिए इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं रखते। रिपल्सन में फिक्स होता है। अगर मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये बताओ कौन कैसा बॉडी है, बी बॉडी के बारे में बताना है। अगर दोनों रिपेल हो रहे हैं, अगर रिपेल हो रहे हैं तो बताओ इस पर क्या चार्ज होगा। तो फिक्स है, डायरेक्ट सोचने का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होगा, लाइक होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है कि न्यूट्रल बॉडी में भी इंडक्शन के थ्रू अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। सो रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉट द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो ये इंडक्शन फिनोमेना बोल देते हैं इसको, है ना। और इंडक्शन फिनोमेना से क्या होता है, चार्जेस जो होता है वो बाउंड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बाउंड कर दिया इस चार्ज को, इससे अट्रैक्ट करके, ठीक है। अब अगर मैं अर्थिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब मैं मान लो इस कॉर्नर पे अर्थिंग कर दी तो क्या होगा, ये वाले चार्ज अब बाउंडेड इधर नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाएंगे, इधर यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे और इधर को पार्ट को न्यूट्रल कर देंगे। तो ये जो बॉडी है, बॉडी कैसा बन जाएगा, अर्थिंग करने के बाद में नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। एक बॉडी जिस पर टोटल चार्ज कितना है, नेगेटिव है। इस बार क्यू 0 नहीं होगा, इस बार क्यू हो गया नेगेटिव। तो अब सोचोगे कि अभी तो पहले बोला था कि चार्ज चेंज नहीं होता, वो इंडक्शन में चेंज नहीं होता। अर्थिंग तो कंडक्शन है, कंडक्शन में चार्ज चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है कंडक्शन में, ठीक है ना। या क्या समझे, इसी टाइप से हम अर्थिंग को यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इधर अर्थिंग करेंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा, क्लियर है इतना।
इंडक्शन के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कूलाम्ब फोर्स। तो कूलाम्ब फोर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे। पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे सेंटर ऑफ मास था ना पॉइंट मास, उसी टाइप से सेंटर ऑफ चार्ज, दोनों चार्जेस का सेंटर के बीच में डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, सेंटर से मिलाने वाला लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 है और इनके सेंटर्स के बीच में गैप है स्मॉल r, देन इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, कूलाम्ब फोर्स लगेगा, वो प्रोपोर्शनल टू होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और डिस्टेंस पर इनवर्स, मतलब इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स, डबल का स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स 1/4, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब चार्ज को हम दूर लेके जाते हैं तो फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है इतना। तो यहां पर जो फोर्स है वो फोर्स मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज को डबल करोगे ट्रिपल करोगे तो फोर्स भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है इतना। इसको जब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है k, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। ये डिफरेंस है ग्रेविटेशन में और यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता था, ये जो फॉर्मूला है G(m1m2/r²), इसमें मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं होती थी। ये दो मासेस है m1 m2, ठीक है, थोड़ी देर ड्रॉ कर देता हूं। ये सपोज दो मासेस है m1 एंड m2, गैप इन r। यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स था G(m1m2/r²), ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ था। कंजर्वेटिव ये भी है, कंजर्वेटिव ये भी है, दोनों कंजर्वेटिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि बीच में क्या मीडियम पुट किया हमने, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जो k है, ये इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/4πε0ε r Q1 Q2/r², या इसको मैं बोल सकता हूं यहां पर 1/4πεm Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन m जो है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी, परमिट से क्या पता लग रहा है, मतलब ये परमिट करता है, मतलब चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है उसका अपोज करता है ना, कि कितना फोर्स को ये परमिट करेगा, जाने देगा, आपस में इंटरेक्शन होने देगा, ठीक है ना। अगर परमिटिविटी हाई है तो ज्यादा अपोज करेगा, परमिटिविटी कम है तो कम अपोज करेगा। तो ये एप्सिलॉन m क्या है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी जो मीडियम दिया हुआ है बीच में, जो मीडियम फिलअप किया उसका परमिटिविटी होगी, ठीक है ना। इस पर ये जो एप्सिलॉन है इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना, ये वैक्यूम का परमिटिविटी होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं वर्ड इस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन r, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और एप्सिलॉन r को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रिलेटिव शो करता है कि एयर के कंपेयर में या वैक्यूम के कंपेयर में मीडियम कितना ज्यादा अपोज कर रहा है, इसको शो करता है रिलेटिव, ठीक है ना। तो ये जो एप्सिलॉन r है ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन होता है, जब यहां से हम सोल्व करते हैं एप्सिलॉन m को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे, फोर्स तो न्यूटन में है ना, न्यूटन डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगा, कूलाम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये इसका एप्सिलॉन m का और एप्सिलॉन नॉट का दोनों का यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन r जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। चलो तो ये इसका फॉर्मूला हो गया दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में, क्लियर है इतना। चलो अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा कि एप्सिलॉन r के बाद एप्सिलॉन r का क्या यूज है और एप्सिलॉन नॉट का क्या यूज है ना। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वैक्यूम लेके चलता हूँ कि सपोज ये वैक्यूम है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम हुआ तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, सोचो वैक्यूम की कंडीशन में एप्सिलॉन r जो है वैक्यूम के लिए लिख लो, ये चीज लिख लो, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है। फॉर मेटल्स में बहुत ज्यादा अपोज होता है, तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू इनफाइनाइट होता है ना। वाटर के लिए नियर अबाउट 81 होता है, 81, ठीक है। तो तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ये दो याद रखना है ना। अगर कोई मेटेरियल अगर दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक दिया है तो उसके लिए वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो डाइलेक्ट्रिक है, एक तो वैक्यूम के लिए याद रख लेना और एक मेटल के लिए याद रख लेना, क्लियर है इतना। चलो ये दोनों याद कर लेना। तो हम पहले लेके चलते हैं वैक्यूम, है ना। तो वैक्यूम में अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं यहाँ पर F0 लगा देता हूं। वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/4πε0, एप्सिलॉन r तो 1 हो गया वैक्यूम के लिए, Q1 Q2/r²। इसमें ये जो टर्म है इसको जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं पुट करूंगा 8.85 10⁻⁻12 इधर, तो सॉल्व करके आएगा 9 × 10⁻⁹,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखते चलना है वैक्यूम के लिए। ठीक है ना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वैक्यूम का या कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैक्यूम लेके चलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर इतना। दूसरा फिर है कि अगर कोई मीडियम में आ गया तो मान लो मीडियम में पुट किया तो क्या होगा, तो मीडियम में पुट करेंगे तो एक टर्म और आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन आर, है ना। तो मीडियम में एप्सिलॉन आर टर्म आने का क्या होगा, यूज क्या होगा कि जब हम यहाँ पर मीडियम में फॉर्मूला लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि वैक्यूम में जितना भी फोर्स था डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है ना, जितना भी फोर्स लग रहा हुआ था पहले डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर इतना। ठीक है ना, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद करके चलना है। ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव होता है, इसके यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, और ये मास में और इसमें चार्जेस में डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक बार को देख लो। इसी में साथ में एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच में हमने मेटल पुट कर दिया, मतलब कॉपर पुट कर दिया, कॉपर स्लैब। ठीक है, तो अभी कॉपर स्लैब पुट करेंगे तो यहाँ पर फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए, कोई मेटल हो, कॉपर हो सिल्वर हो सबके लिए सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल पुट करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट पुट करने पर 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्स कितना हो गया, मेटल पुट करने के बाद यहाँ पर 0 फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैटर, ये जो मीडियम है इसका इफेक्ट हमें यहाँ पर याद करके चलना है। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसमें एक हमने जो इंडक्शन वाला पार्ट देखा था उसमें कितना इंड्यूस होगा वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए मैं थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी बताया था, जैसे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये कुछ एजम्पशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एजम्पशंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्चुअल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो उसके यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम इमेजिन करेंगे फील्ड लाइन्स को, कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर तो फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। कहां तक जाएंगे, जहां तक ये डिक्रीज होकर 0 नहीं हो जाते। सपोज इस पॉइंट पे 0 हो गए तो ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आउटसाइड जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब जहां पर 0 हो जाएंगे उसके बाद ऑल द पॉइंट्स आर सेड टू बी एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का एक एजम्पशन। नेगेटिव चार्ज का एजम्पशन है अपोजिट, जस्ट नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर टर्मिनेट होती है। ठीक है ना, इस टाइप से फील्ड लाइन आकर यहाँ पर टर्मिनेट हो जाते हैं। कहां से आते हैं, इनफाइनाइट से आते हैं। ठीक है ना, तो ये दो असम्पशन हमें याद कर चलना है ना। साथ में फिर एक चीज और याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन होंगे, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ निकल रहे हैं वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करते हैं चार्ज के अमाउंट पे। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज को मैं डबल कर दूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमने चार्ज दिया सपोज Q, ये एक एग्जांपल, यहाँ पर एक चार्ज है Q। ठीक है, ये चार्ज Q से 3 लाइन निकल रहे हैं, 3। यहाँ पर एक अननोन चार्ज है, ये इसका वैल्यू बताना है कितना होगा अगर यहाँ पर टोटल 6 लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके कंपेयर में अमाउंट डबल है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डबल है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डबल होने से वैल्यू कितना हो गया इसका, डबल हो गया। और डायरेक्शन इसका क्या है, आउटवर्ड, इसका है इनवर्ड, इनवर्ड होने से नेगेटिव हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ये चार्ज कितना है -2Q है। ठीक है, अमाउंट डबल एंड डायरेक्शन के कारण यहाँ पर ये इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। इंडक्शन में देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो लिख लिया है, इंड्यूस कैसे होते हैं चार्जेस, थोड़ा सा इसका वैल्यू और देख लेते हैं कितना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने चार्ज रखा सपोज Q0, तो एक तो याद रखना कि अपोजिट इंड्यूस होगा, जो भी इंड्यूस होगा कैसा होगा, अपोजिट। यहाँ पर प्लस रखोगे तो इधर क्या इंड्यूस होगा, माइनस, इधर माइनस रखोगे तो इधर प्लस, और इधर जस्ट उसका अपोजिट होगा, इधर -Q है तो इधर +Q इंड्यूस होगा। ठीक है ना, अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। अब क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन आर, है ना, अलग अलग मीडियम के लेवल होता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस होगा चार्ज वो होगा जो भी चार्ज था एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पर इंटू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेटल है, सपोज ये मेटल है, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो इसका मतलब मेटल में इंड्यूस चार्ज कितना होता है, इक्वल टू द एक्सटर्नल चार्ज। जितना चार्ज एक्सटर्नल है उतना ही एग्जैक्ट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, सेम अमाउंट का इंड्यूस होता है। क्लियर है ना। इसी टाइप से अगर हम देखें एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम पुट करते हैं 1 एयर के लिए, एयर या वैक्यूम में कितना इंडक्शन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना कि 1 अपॉन 1 हो गया, ये -1 0। तो चार्ज इंड्यूस कितना होता है हवा में, एयर में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 0। एयर में कोई इंडक्शन नहीं होता, है ना। एक सर्टेन एक फिक्स केस होता है जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, जो कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है। ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
है ना। अभी के लिए फिलहाल क्या याद रखना है हमें कि एयर में इंडक्शन फिनोमेना, मतलब एयर में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होते, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी हो गया, इंडक्शन से ये इफेक्ट होगा। क्लियर है ना। इसको कंप्लीट पार्ट उसको नोट डाउन कर लो पूरा सब।